गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ चेक कर लीजिए। तो कल हमने आपको बताया था, देखो फिर थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास इसलिए शिफ्ट करना पड़ा कि थोड़ा भी अच्छा ये सामने वाला ऑन लास्ट लाइन है ये बच्चों थोड़ा सा आप जानते हो कि एमसीडी की प्रॉब्लम है, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। अब कई बार ऐसी चैलेंजेस आ जाते हैं जो कि इसलिए अब फिर ऑफलाइन से भी ऑनलाइन हो गई, जल्दी ऑफलाइन हो जाएगी। तब तक बच्चों टाइम हम ना ख़राब करें, तो अपना पढ़ते रहें, फिर आगे चल के देख लेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि परिसीमन इन लोकसभा की संख्या किस तरीके से बदली और आज क्या चैलेंज है। तो कल हमने इसी बात बताया था कि डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा लोकसभा का परिसीमन, यानी परिसीमन का मतलब होता है डिलिमिटेशन, और लोकसभा की बाउंड्री तय की जाती है। और आप जानते हो कि लोकसभा के आज की डेट में परिसीमन में क्या चैलेंज है। आज की डेट में लोकसभा के परिसीमन के चैलेंज क्या है बच्चों। तो पहला बड़ा इशू ये है कि पहला, उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन, अ बैलेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि बैलेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, तो बच्चों आपको ये बात ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेसी में देखो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लगता है कि यूपी का ही कोई पीएम बन जाए। हमारे तो ऐसा होता है, यूपी का पीएम होता है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों से जाके पूछो, उड़ीसा के लोगों से जाके पूछो, तब आपको पता चलेगा। वह उनका कहना है कि भाई आप तो यूपी का ही पीएम बना देते हो, वो हमारे यहाँ से कोई पीएम होता ही नहीं। इसलिए अगर आज की डेट में परिसीमन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन से तय किया जाए, तो सबसे बड़ा फायदा यूपी बिहार को होगा। इसका मतलब है लोकसभा की आधी सीटें तो यूपी बिहार से आ जाएंगी, बाकी राज्यों का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समस्या क्या है, अब अगर आज की डेट में मान लो कि हम 2021 के सेंसस के आधार पे, अगर 2021 के जनगणना के आधार पे इस बात को मान लें, फिर तो उत्तर और दक्षिण के बीच में बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। उत्तर की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, दक्षिण की सीट कम हो जाएगी, पहला चैलेंज। लेकिन अगर यही बात देखोगे, अगर लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर रहे, अगर ये 1971 की जनगणना के आधार पर बनी रहे, एज इट इज़ रहे, तो इसमें उत्तर भारतीय राज्यों का घाटा होता है। दोनों कंडीशन में चैलेंज है। अगर हम 21 के सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन कर दें, तो स्वाभाविक तौर पर प्रॉब्लम ये आती है कि उत्तर दक्षिण भारत के बीच बड़ा गैप होगा। इसका मतलब है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या को बढ़ाया, उनको हम रिवार्ड कर रहे हैं। और आगे आपको बता देंगे बच्चों, वित्त आयोग जब पैसे बांटता है, जब वित्त आयोग पैसे बांटता है, उसमें भी 1971 का ही सेंसस लिया जाता है। जब वित्त आयोग केंद्रीय करों का डिवीजन करता है, जिसकी बात अनुच्छेद 280 में है, संघवाद में हम पढ़ते भी हैं, उसमें क्या हो जाता है कि फिर तो उत्तर भारत के राज्यों को उसमें भी ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जो पैसे का डिवीज़न होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। आपने देखा हो कर्नाटक के लोगों ने, अभी कर्नाटक के लोगों ने बड़ा मार्च कर दिया था। कर्नाटक के लोग इधर भाग के आए, कर्नाटक के लोगों ने कहा भाई ये क्या है, आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, लोकसभा में सीट भी ज़्यादा मिलेगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बच्चों ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो अब सवाल है कि 1971 के बेस पे रखा जाए तो नॉर्थ इंडिया को घाटा है, उत्तर भारत को घाटा है।
और अगर हम नॉर्थ और साउथ के बीच में बैलेंस करना चाहें और कुल मिलाकर आज की बेस पे रख दें तो भी चैलेंज है, तो भी अपने आप बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उत्तर भारत की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी, साउथ इंडिया कम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में उत्तर भारत को फायदा है, दूसरी कंडीशन में उत्तर भारत को घाटा है। और दोस्तों यही तो बात है, हमें उत्तर दक्षिण भारत की बात नहीं सोचनी है, हमें इंडिया की बात सोचनी है। क्योंकि अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों को, भाई जनसंख्या उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए बड़े ध्यान से देखो, लोकसभा में बिहार की सीट, बिहार को लोकसभा में 40 सीट्स है, और उसी लोकसभा में तमिलनाडु को मिलने वाली सीट कितनी है? 39। बिहार में लोकसभा को 40 सीट है, तमिलनाडु में लोकसभा को 39 सीट्स है। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं न कहीं तमिलनाडु बिहार की पॉपुलेशन 71 में एक जैसी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद तो बिहार ने टॉप गियर लगा दिया, दंदना की पॉपुलेशन बढ़ गई और तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्वाभाविक रूप में तमिलनाडु को घाटा होगा, बिहार को फायदा होगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बनता है पहला। और अब देखो जो नई पार्लियामेंट है, जो हमने नई पार्लियामेंट बनाई है, उसमें मैक्सिमम लोकसभा में सिटिंग कैपेसिटी है वो 800। और पूरी दुनिया के आप देख लो बच्चों, दुनिया में जहां भी लोकतांत्रिक देश होंगे, किसी भी दुनिया के लोकतांत्रिक देश में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में सीटों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं है, 500 550। अरे भाई हमारी लोकसभा में कैपेसिटी 800 भले हो जाए, अब सोचो अगर 800 लोग बैठ जाएं तो फिर कहाँ से ऑप्शन बनेगा? 800 लोग, अरे बैठना थोड़ी बातचीत करना है, संवाद करना है, विधि का निर्माण करना है, बैठना पर्पस तो नहीं है। और जरा सोच के देख लो, इसका मतलब है कि हमारी लोकसभा अगर हमारी लोकसभा में 1971 के बेस पर ये 543 सीट है, इसका मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश की आबादी 55 करोड़ है, 54 करोड़ है। तो हमारे देश की आबादी 55 करोड़ है, ये हम मान के चलते हैं। जबकि आज की बात यह है तो हमारे देश की आबादी अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन सेंसस आना है, लेकिन 140-45 करोड़ हो गए हैं। इस आधार पर अगर लोकसभा को रीएडजस्ट किया जाए तो लोकसभा की सीटें 1400 हो जाएंगी। और लोकसभा की सीट अगर 1400 हो जाएगी तो फिर बैठाओ कहाँ बच्चों? ये लोकसभा में बालकनी बनानी पड़ेगी। एक बालकनी होगी, एक नीचे वाला फ्लोर होगा, ऊपर से लोग नीचे कूदेंगे, नीचे से ऊपर कूदेंगे, ये बड़ा चैलेंज आएगा। इसलिए एक ऑप्शन कहा गया है कि या तो यथास्थिति रखी जाए या तो कहीं न कहीं दूसरा एक आधार और बनाया जाए, जैसे कश्मीर में उन्होंने किया। यानी अब विकल्प क्या बचता है? इसलिए व्हाट इज ऑप्शन? विकल्प क्या है? विकल्प बच्चों ये है कि विकल्प नंबर 1 ये बनता है कि किस तरीके से लोकसभा की सीटों को एज इट इज रखा जाए, यथास्थिति, यानी जो है उसी को रखा जाए, तो अपने आप में झगड़ा नहीं होगा, इस स्टेटस को रखा जाए। क्योंकि बात सच है कि वित्त आयोग जब केंद्रीय करों का डिवीजन करता है, ज़्यादा पैसा किसको देता है? जो राज्य पॉपुलेशन वाले हैं, गरीब हैं। तो दक्षिण भारतीय राज्य कहेंगे भैया पैसा भी ज़्यादा लोगे, रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा लोगे। तो देखो बच्चों, ये डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट है। इसलिए कोशिश की जाती है भाई प्रेसिडेंट कम से कम उड़ीसा का हो। अगर प्रेसिडेंट उड़ीसा का है, अब पता चला कि प्रेसिडेंट भी यूपी का है, पीएम भी यूपी का है, इस बात को जो साउथ इंडिया वाले स्टेट हैं वो बड़े ऑब्जेक्शनेबल मानते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है डेमोक्रेसी इनक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब सर्वसमावेशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुमतवाद नहीं होना चाहिए, इसके पास बहुमत है वही सब कुछ करेगा। कई बार लोग भावना में कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। तो बच्चों याद रखो, फिर तो देश में डिवीजन होगा। फिर यथास्थिति रखी जाए पहला, या दूसरा ऑप्शन क्या है? जनगणना में जनसंख्या के अलावा और भी आधार रखा जाए, जैसा कि हमने कश्मीर में किया। पहली बार हमने कश्मीर में क्या किया? जनसंख्या के अलावा अन्य आधारों को भी शामिल किया।
Apart from population, we also accommodate some other factors. भाई पॉपुलेशन के अलावा अदर फैक्टर्स कौन हो सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर को मिला सकते हैं। इसका मतलब है अगर ऐसे फैक्टर को लाएंगे तो जैसे कश्मीर में हमने क्या किया कि भाई जो पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जो पिछड़े क्षेत्र है, उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दें। केवल पॉपुलेशन के आधार पर ही तो रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, ये भी हमारे पास बड़ा ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बच्चों यथास्थिति रखी जाए। और अब हम कर दें, क्योंकि अभी तक हमने क्या कर रखा है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी है। एज ऑफ नाउ वी हैव एलोकेटेड 1 सीट फॉर मिलियन पॉपुलेशन। उसको हम क्या कर दें, तो उसको थोड़ा बढ़ा दें। अब भाई कह दे देखो भाई 20 लाख पे एक सीट है, क्योंकि यही तरीके बचते हैं, यही तरीके बचते हैं। इसलिए ये इंडियन डेमोक्रेसी का ये नया चैलेंज है। एंड दिस न्यू चैलेंज फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, किस तरीके से हम इसको हल करें, कि किस तरीके से समन्वय हो, हारमोनी, समन्वय, सामंजस्य, जिससे वी कैन मेंटेन हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, बिटवीन पॉपुलेशन एंड बिटवीन इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। तो हर चीज़ को अगर हम समावेश करेंगे तभी तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी। तो ये लोकसभा के सामने चैलेंज है। लोकसभा के और आप चैलेंज देखोगे, और चैलेंज क्या है लोकसभा के, और चैलेंज क्या है? पहला तो व्हाट आर अदर चैलेंजेस फॉर लोकसभा? व्हाट आर अदर चैलेंजेस? तो बच्चों देखो, लोकसभा का पहला चैलेंज कहाँ से आता है? परिसीमन से, डिलिमिटेशन से। दूसरा जो लोकसभा का चैलेंज आता है, और यदि आप कहोगे सर सारा चैलेंज ही है, नहीं तो बच्चों बड़ी अच्छी बात यह है कि नाउ वी आर हैविंग 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स इन द लोकसभा। अब तो महिलाओं का 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी लोकसभा में दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर महिलाओं का 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन तो बनता ही है। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है कि क्रिमिनलाइजेशन, लोकसभा में अपराधियों का पहुंचना, अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये लोकसभा की बड़ी समस्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो बच्चों अगर अपराधी और हर दल में है, कि हर दल के दाग अच्छे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लॉ ब्रेकर्स बिकम द लॉ मेकर्स। ये लोकतंत्र में हमारे यहाँ संस्थात्मक कमजोरी है। लोगों को क्या लगता है कि अरे तो सांसद सब चोर हैं, सब अपराधी हैं। और जरा सोच के देखो, अगर सांसद बाहुबली, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, बाहुबलियों का लॉ है। तो बच्चों ऐसा पता बाहुबलियों का लॉ है, और हम तो आर्टिकल 14 में कहते हैं नहीं सब बराबर। तो अगर बाहुबली पार्लियामेंट में जाएंगे तो लार्जर मैसेज ये जाता है कि जो भी गुंडा, महुआली, डाकू होगा उसका भविष्य अच्छा है, और जो ईमानदारी से रहेगा, जो अशांति से रहेगा, वो तो बेचारे से पिटता रहेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। लेकिन आपको बीइंग ए यंग पीपल, यू आर नॉट सपोज टू बी पेसिमिस्ट। तो कभी आपको निराशावादी नहीं होने की आवश्यकता है बच्चों। हमारे पास है, इवन एट द एंड देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। कहीं ना कहीं तो प्रकाश की बात है। तो अपराधीकरण, इसीलिए देखो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, और जितने भी अपराधी किस्म के, यानी जिन भी सांसदों, जिन भी विधायकों के ऊपर अपराध के मामले हैं, उनको हल करने के लिए ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि अब जानते हो बच्चों, हमारे यहाँ जब तक कोई न्यायालय के द्वारा दोषी न सिद्ध किया जाए वो निर्दोष है।
अब ये हमारा लॉ कहता है यदि केवल चार्ज लगा देने से, केवल जेल में बंद हो जाने से कोई व्यक्ति कन्विक्ट नहीं हो जाता। अब हमारे यहाँ कोर्ट ऐसा है, कोर्ट मामला सुनाते सुनाते 400 साल लगा देगा। तो जब तक कोर्ट नहीं कहेगा आदमी अपराधी, तो कोई भी सांसद है वो अपराधी नहीं रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हमारे 3 प्रकार कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? फास्ट ट्रैक का मतलब है कोर्ट वही रहेगा, यानी जो 30 जारी कोर्ट में हम देखते हैं वही कोर्ट है। जो सामान्य कोर्ट है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो वो फास्ट कैसे हो जाएगा? जज वही रहेगा, बस वो है डेली सुनवाई उसकी होगी, डेली सुनवाई होगी, मामला एडजर्नमेंट नहीं होगा, स्थगन नहीं होगा, और मामला 1-2 साल में निपटा दिया जाएगा। नहीं तो हमारे कोर्ट में मामला 50 साल, 25 साल, 100 साल। ये क्या है? पैसेंजर ट्रेन जैसे चलती है ना, हर जो देखो वही रोक लेता है। पैसेंजर ट्रेन का हाल तो यह है बच्चों कि पता ट्रेन से छाता गिर गया और लोगों ने ट्रेन रोक दी, भाई पहले छाता निकालो फिर ट्रेन चलेगी। तो हमारी कोर्ट भी पैसेंजर जैसी चलती थी। अब कोर्ट को हरा भाई वंदे भारत जैसा चलो, तो गतिमान जैसा चलो। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का विचार आया। इसलिए बच्चों फास्ट ट्रैक कोर्ट आया और ये अपराधीकरण रोकने की बात आई, तो क्रिमिनलाइजेशन को रोका कैसे जाए, ये भी प्रयास चल रहा है। और तीसरी बात है कि जो चैलेंज है बच्चों, वो कोई चैलेंज कौन सा है, किस तरीके से भाई। और जो हमारे देखो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम खामी है, तो लॉ कमीशन ने कहा था, हमारे यहाँ 2015 में विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी, और विधि आयोग ने कहा था कि हमारे यहाँ कम से कम लोकसभा की आधी सीटों पर सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम का प्रयोग होना चाहिए। हमारे यहाँ लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कम से कम आधी सीटों पर लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। अब ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन बच्चों में लॉ कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की गई, क्योंकि अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन यही बड़ा चैलेंज है बच्चों। देखो आजकल कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन घट रहा है, तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो कह रही कैसे हम माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों 1/3 रिजर्वेशन से विमेंस का रिजर्वेशन तो उन्हें बढ़ा दिया, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, वैसे अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में फिलॉसफी है सबका साथ सबका विकास। ये फिलॉसफी हमेशा में याद रखने की बात है। इसलिए चैलेंज है। तो अब आप कहोगे सर अगर आधी सीट पे सूची प्रणाली ला दिया जाए, लिस्ट सिस्टम ला दिया जाए, जो कल हमने शायद आपको बताई भी थी कि लिस्ट का मतलब पार्टी अपनी पर लिस्ट लेकर आएगी और पार्टी लिस्ट जारी कर देगी, जिस पार्टी को इतना परसेंटेज वोट मिलेगा वही वो ट्रांसफर हो जाएगा सीट में, तो सीट और वोट का परसेंटेज बराबर रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इनस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और उन्होंने बताया था नेपाल अपना पड़ोसी नेपाल ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक बन रहा था, और ऐसा हल्ला मचा रहे पूछो मत बच्चों, नेपाल तो बेचारा तंग है। इसीलिए कोई भी सिस्टम अपनाना इतना आसान नहीं है बच्चों। तो हम चैलेंजेस तो रहते ही हैं, लेकिन फिलहाल ये चैलेंजेस है, और सोल्यूशन की बात जब आपसे पूछी जाए इस सोल्यूशन की बात कर सकते हो। तो लोकसभा और इतने के बावजूद, और कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए चैलेंज क्या है, तो उसके पॉजिटिव साइड को भी लेकर आओ। अब ये नहीं केवल खामी बता दी। बच्चों याद रखो, अरे युवा होने के नाते आपका ध्यान पॉजिटिविटी पे ज़्यादा जाना चाहिए, केवल खामी पे नहीं, क्योंकि ध्यान देने की बात है। अरे बच्चों जब हमारी पार्लियामेंट आज़ाद हुई थी, तब उस पार्लियामेंट में वकील, व्यवसायी, राजा महाराजाओं के लोग थे। आज आप देखोगे पार्लियामेंट में ज़्यादा संख्या किसकी है? ओबीसी, SC ST, किसान। आज गांव से संबंधित लोगों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ गई है, और यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वी आर डेमोक्रेटाइजिंग आवर नेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, और यही इसलिए दोस्तों इंडिया में डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई,
क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी मांगी उसको हिस्सेदारी हमने दे दी। और हिस्सेदारी दी कैसे? वोट के माध्यम से। इसलिए बच्चों जरा सोच के देखो, इंडिया में कितना बड़ा चेंज आया, डेमोक्रेटिक चेंज। अब आज की डेट में ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं, आज की डेट में ज़्यादातर जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति से ज़्यादा है। देखो, डेमोक्रेसी एक ही बात कहती है, अगर जिसकी समाज में जनसंख्या ज़्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आप याद रखना, कभी चैलेंज पूछ दिया जो सकारात्मक बातें जरूर बताओ, केवल चैलेंज ही नहीं। अब बच्चों जरा हम आ जाएं, संसद के कार्य क्या है। संसद कार्य क्या है और उसी बात का जरा हम विस्तार कर लें। पहला, संसद का बहुत बड़ा काम होता है लॉ मेकिंग का। जो संसद का एक बहुत बड़ा काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? विधि का निर्माण। तो जरा देखो, अब हम आएंगे संसद के कार्य पर। अभी तो हमने संरचना देखी, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। बच्चों देखो, होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो हम बाद में देख लेंगे, पहले भी एक एक पार्ट करके देख लें कि संसद क्या करती है। लॉ मेकिंग करती है, और आप जानते हो हमारे विधि का शासन है। हर बात आपस में जुड़ जाती है बच्चों, जैसे आगे पढ़ेंगे चीज़ें देख के करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हमारे रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, और विधि के शासन का मतलब है कि हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। अगर हमारे देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, तो बच्चों ध्यान देने की बात यह है, अगर रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, तो ध्यान देने की बात यह है, इस विधि के शासन में संसद के 3 प्रकार के काम हैं। संसद विधि का भी निर्माण करती है, कार्यपालिका पर कंट्रोल भी करती है, प्रश्न भी उठाती है। यानी संसद काम को अगर देखा जाए और फिर एक एक करके बांटा जाए, तो पहले एक एक करके बांट के देख ले, फिर बाद में उसको जोड़ के देख लेंगे। और संसद का पहला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग का मतलब है दोस्तों विधि का निर्माण। तो संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लॉ मेकिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग का काम है। विधि के निर्माण काम किया था संसद के द्वारा। अगर देखोगे विधि का निर्माण कैसे होता है, तो प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, यानी आपका पीटी एग्जामिनेशन, सेकेंड रीडिंग, द्वितीय वाचन, यानी आपका सेकेंड रीडिंग है। उसके बाद थर्ड रीडिंग, तीसरा वाचन, तो संसद के जो काम है, फर्स्ट रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग है, ये संसद के 3 काम है। अब जरा देखोगे फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, मामला ये है बच्चों, देखो हमेशा लिखते समय, सोचते समय थोड़ा विचार बना करके बात करो। और देखो हमारी डेमोक्रेसी है। अब फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में क्या आता है, बेसिक बात आपको बता दें। अब हमारे लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विधि का निर्माण जनता की इच्छा के हिसाब से होना चाहिए, यानी विल ऑफ द पीपल। और कहा भी जाता है लोकतंत्र में जनता की इच्छा जनार्दन की इच्छा है। जो जनता की इच्छा है वही प्रभु की इच्छा है। अब ये बात इसका जबकि हम देखते हैं दोस्तों, जबकि अब देखो लॉ मेकिंग काम किसका है? लॉ मेकिंग काम तो एक्सपर्ट का है। आप ये कहोगे सर लॉ मेकिंग काम एक्सपर्ट का है, क्योंकि अगर मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉ बन रहा है तो उसमें इंजीनियर को ला दिया जाए, और कोई आपराधिक कानून बन रहा है उसमें वकील को शामिल कर दिया जाए, और महिलाओं से संबंधित कोई कानून बन रहा है तो महिला विभागों के प्रोफेसर को लाया जाए।
ये कानून बनाने में इस संसद क्या काम करेगी? एक खास बात है डेमोक्रेसी का, क्योंकि बच्चों डेमोक्रेसी इसी बात को मानता है कि हर व्यक्ति असाधारण है। दैट इज बेसिक फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट एवरी पर्सन इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हर व्यक्ति कमाल का है, हर व्यक्ति असाधारण है बच्चों। और यकीन मानो, अब कोई घर इंजीनियर बना सकता है, लेकिन घर में रहने वाला ही बताएगा वो उपयोगी है अनुपयोगी है। ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा मर्म है, जहां मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। तो पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? विधेयक प्रस्तुत होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। और कुछ चीजें आपको रटना नहीं है बच्चों, हम कभी भी रटने का प्रयास मत करिए। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अब विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा? आप जानते हो, संसद का मालिक, लोकसभा का मालिक स्पीकर। याद रखना, लोकसभा का मालिक पीएम नहीं होता। लोकसभा में स्पीकर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता बच्चों। और राज्यसभा का मालिक राज्यसभा का सभापति। ये बात तो क्लियर है, बिना लोकसभा स्पीकर के, राज्यसभा के सभापति के परमिशन के कोई बिल जा ही नहीं सकता, कोई भी काम संसद में। अब ये रटने, ये प्रश्न पूछना हो तो विधि का निर्माण, बजट पारित करना पड़ना, यानी सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? लोकसभा स्पीकर के पास। तो ये बात स्पष्ट है भाई कहाँ कौन काम करता है। अब लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, अगर बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो बिल कौन ला सकता है? तो हु कैन इंट्रोड्यूस द बिल? कौन विधेयक लाएगा? तो कोई भी, मंत्री भी ला सकता है और सांसद भी। सांसद चाहे मनोनीत हो, इलेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना बच्चों, जो मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, बस उसको राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं है, बाकी उसको उतना ही वेतन मिलेगा, उतने अधिकार है, बाकी उससे कोई अधिकार कम नहीं है। इसीलिए और जब मंत्री विधेयक लाएगा, मिनिस्टर और सांसद चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, देखो पार्लियामेंट में ये नहीं होता कि बीजेपी का सांसद, समाजवादी पार्टी का सांसद मतलब एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सांसद का मतलब होता है राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा दोनों का मेंबर। अच्छा, दोनों का मेंबर तो अलग अलग होते हैं बच्चों, कोई व्यक्ति एक ही साथ राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकता। तो लोकसभा में कोई, और अब कहोगे सर बिल कहाँ पेश किया जाए? मंत्री अगर बिल पेश कर रहा है तो ये बिल क्या है? सरकारी बिल। और अगर सांसद बिल ला रहा है तो ये बिल है निजी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। तो अगर बिल, स्वाभाविक रूप में बिल कौन ला रहा है? मंत्री। तो दोस्तों अब जरा थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा दें। अगर बिल ला रहा है मंत्री तो क्या होगा? सरकारी विधेयक, यानी गवर्नमेंट बिल। और सांसद ला रहा है तो प्राइवेट मेंबर बिल, निजी सदस्य विधेयक। अब इसमें निजी सदस्य में कौन हो सकता है? जरूरी नहीं कि निजी सदस्य का मतलब हो कि वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल कोई भी ला सकता है। और मंत्री भी बिल ला सकता है, यानी चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री ही हो, क्यों कोई ला सकता है बिल। और सवाल है कि लाएगा कौन? और आप ये पूछोगे सर ये बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आप देखोगे अभी निजी सदस्य विधेयक में कौन था? पिछले 17th लोकसभा में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पर एक निजी विधेयक लाया गया। और बाकी अब मीडिएशन बिल, कई बिल हमारे पास है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, कई बिल। और बिल तो आप जानते हो ओरिजिनल भी आ सकता है, संशोधन भी आ सकता है। कई बिल को हटाने का बिल भी लाया जाता है, क्योंकि जैसे बिल बनता है वैसे हटाया जाता है। जैसे अभी ये बिल लाया गया था हटाने का, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995।
अगर मान लो कोई बिल बन गया और लॉ है, उसको पार्लियामेंट हटाना चाहती है तो भी वही प्रोसेस लाएगी बच्चों, प्रोसेस वही होगा, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चाहे बिल बनाना हो चाहे बिल को रिपील करना हो। तो आप कृषि विधेयक, जब संसद ने कृषि विधेयक को हटाया था तो भी वही तरीका अपनाया था, यानी प्रोसेस एक ही है। और आप जानते हो कि अब सवाल है कि विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा। वे प्रस्तुत तो किया जाएगा, प्रस्तुत कैसे किया जाएगा? स्पीकर के परमिशन से। बिना स्पीकर के परमिशन से बच्चों सदन में पत्ता भी नहीं हिलता। या राज्यसभा में लाना है तो आप सभापति, और सवाल है कि वेयर, बिल कहां लाया जाएगा? तो बिल बच्चों राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट एंड, लोकसभा में भी लाया सकता है, बिल कहीं भी लाया सकता है। और आप देखोगे पहला चरण के पहले, लेकिन आप कहोगे सर जो पहले चरण में बिल लाया जाता है क्या सीधे पहले चरण में आ जाता है? बच्चों देखो हमारे संसदीय शासन है, संसदीय शासन में इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो मंत्री है वो भी सांसद है, यानी सारे सांसद मंत्री नहीं है बच्चों, सारे सांसद मंत्री नहीं है, लेकिन सारे मंत्री सांसद है। तो हमारे यहां जिस तरीके से बिल लाया जाता है तो सामान्यतः हमारे संसदीय शासन है, तो संसदीय शासन में सारे मंत्री भी सांसद हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे मंत्रियों की दोहरी भूमिका होती है, एक मंत्री के रूप में दूसरे, यानी इसे तो कहा जाता है संसदीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में फ्यूजन होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में फ्यूजन होता है, सम्मिलन होता है। तो सामान्यतः हमारे यहाँ देखो बच्चों ज्यादातर विधेयक सरकारी ही पारित होते हैं, क्योंकि जिसका सरकार है उसी के लोकसभा में बहुमत है। आज तक के इतिहास में भारत में केवल, पिछले 75 सालों के संसदीय इतिहास में भारत में केवल 14 निजी विधेयक पारित हुए हैं, ओनली 14। प्रस्तुत तो बहुत हुए हैं। अब निजी विधेयक प्रस्तुति की संख्या देखें तो 500 आ जाएगी, पारित हुए हैं 14, यानी जब विधेयक पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। इसलिए हमारे यहां 14 विधेयक बाकायदा पारित हुए हैं, बाकी पारित नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरी बात ये भी अब ध्यान से देखने की है कि अब ज्यादातर विधेयक सरकारी पारित होते हैं, क्योंकि बच्चों अब सरकार, जिसका सरकार है उसी का लोकसभा में बहुमत है। लेकिन हकीकत की बात देखो, अगर सरकारी बिल ही पारित होगा तो आप कहोगे सर ये बताओ ये विधेयक बना कौन रहा है, विधायिका बना रही है कार्यपालिका? तो देखो मंत्री विधेयक सदन में ला सकता है, अरे भाई सदन में तो केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, मंत्री सदन में विधेयक ला सकता है, उसको पारित करने की जिम्मेदारी पूरे संसद की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कार्यपालिका ही विधि का निर्माण कर लेती है। हाँ, कार्यपालिका विधि के निर्माण की शुरुआत कर सकती है, और होता यह है कि देखो हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए पूरा टीम के रूप में काम करती है। अभी सारे पहले मंत्री बैठे, कैबिनेट बैठेगी, विचार करेगी भाई किस पे हमें लॉ बनाना है, क्योंकि याद रखना बच्चों अगर हमारे पास लॉ नहीं है तो सरकार एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। हमारे तो रूल ऑफ लॉ चलता है, बिना लॉ के सरकार एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। तो किसी मामले में कोई पूछ लेगा भैया बताओ लॉ कहाँ है, तो लॉ नहीं है पुलिस क्या करेगी? हमारे यहाँ लॉ नहीं है तो पुलिस किसी को नकल करते हुए पकड़ नहीं सकती। सोचो, ये तो रूल ऑफ लॉ है। नकल करने से रोकने के लिए लॉ बनाना पड़ा, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बताओ, पूरी दुनिया में एक इकलौता कानून है जहां बच्चों को इसलिए कानून बनाना पड़ा कि कॉपिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे चीटिंग करें और उनके लिए कानून आए, ये भी बड़ी शर्म की बात है, लेकिन हुआ ऐसा। और हमारे तो आप देखो, जरा सोच के देखो कि नशाखोरी बंद करने के लिए कानून है, तो गांधी बाबा कहा करते शराब नहीं पीना चाहिए। तो अब यही नैतिकता कानून में फर्क आ जाता है कि सबको नैतिक कैसे बनाया जाए। इसलिए हमारे यहाँ पहले मंत्रिमंडल बैठता है, इसलिए विधेयक सदन में आने से पहले बड़ी लंबी यात्रा करता है, अचानक विधेयक सदन नहीं आ जाता।
विधेयक सदन में आने से पहले जो लंबी यात्रा करता है कि पहला मंत्रिमंडल बैठेगा, तो मंत्रिमंडल आपस में विचार करेगा भाई हमें किस विधि की आवश्यकता है, इनकम टैक्स में है कि फॉरेस्ट में है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में है, अरे बताओ विधि चाहिए कहाँ। तो फिर ये तय होता है भैया इस फील्ड में विधि चाहिए हमें। तो जब ये तय हो जाता है कि यहाँ विधि चाहिए, तब उसके बाद मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित कर देती है। अब जिस मंत्रालय को विधि का निर्माण करना है, क्योंकि हमारे सब काम बटे हुए हैं, गृह मंत्रालय काम अलग है, रक्षा मंत्रालय काम अलग है, यही दोस्तों सरकार का सिस्टम है। अब मान लो कि अगर विधि का निर्माण है यूसीसी पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाएगी। विधि का निर्माण है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पर, पर्यावरण मंत्रालय बनाएगा। और विधि का निर्माण है सुरक्षा पर, गृह मंत्रालय बनाएगा। तो जब कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि विधि बननी चाहिए, तो अब यह प्रस्ताव जाएगा उस मंत्रालय के पास कि भाई बिल को लिखा तो जाए, क्योंकि विधेयक क्या है, विधि का प्रस्ताव है एक। और दोस्तों ड्राफ्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप देखोगे यूपीएससी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्व लिखने का होता है, क्योंकि बिल बनाने की मूल जिम्मेदारी किसकी है, मंत्रियों की थोड़ी है, आईएएस ऑफिसर की। ये बिल बनाने की मूल जिम्मेदारी तो आईएएस ऑफिसर की है। अब आईएएस ऑफिसर आएगा, बिल बनाएगा, इन्हें उसके ड्राफ्टिंग करना। तो मान लो कि विधि मामला है महिलाओं से, तो भेजा जाएगा महिला बाल विकास मंत्रालय, उसमें बाकायदा अधिकारी लगातार फटाफट बिल को लिखेगा, सारे क्लॉज लिखेगा। और बिल को लिखना मतलब बच्चों समझो किताब लिखना है, अरे किताब में स्टोरी थोड़ी लिखनी है, एक एक बात का महत्व होता है, शब्दों का बड़ा महत्व हो जाता है लॉ में। अब जब विधि ड्राफ्ट कर लेगा, तो आप याद रखना कोई भी मंत्रालय विधि का निर्माण करे, किसी से भी विधि संबंधित हो, एक मंत्रालय के पास जाना ही पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कई मंदिर मस्जिद में आप जाते हो तो वहां कोई द्वारपाल होता है, वो कहेगा भैया द्वारपाल से होके आप जाओ। ऐसा ही द्वारपाल है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कोई भी विधि बनेगा, कोई विधि मंत्रालय ड्राफ्ट करेगा, और ड्राफ्टिंग कहाँ भेजना बहुत जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्यों विधि को देखेगा? आप पूछोगे सर ये बताओ, अगर किसी मंत्रालय विधि को ड्राफ्ट कर लिया तो ये द्वारपाल के पास जाना जरूरी है? अरे सीधा मंदिर में जाओ। तो द्वारपाल के पास जाना जरूरी इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये देखेगा कि भाई, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ विधि का निर्माण हो गया, बाद में विधि बनी, उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई, विधि रद्द हो गई। संसद ने इतना काम किया और बाद में पता चला कि 9 दिन चले 2.5 कोस और विधि रद्द हो गई, इसका क्या फायदा है? इसलिए हर विधि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को दिखाई जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से तसल्ली से विचार करता है कि भाई जो अमुक विधि है उसको कभी न्यायालय में चुनौती तो नहीं दी जाएगी, रद्द तो नहीं किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई चलो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको न्यायपालिका में रद्द करना मुश्किल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या करेगा, अब इस विधि को पुनः वापस कर देगा उस मंत्रालय को जिसने ड्राफ्ट किया था। अब भाई विधेयक तो प्रस्तुत करना है लोकसभा में, तो वो मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्री को पकड़ेगा कि भैया बताओ आप कौन सा समय होगा, बुधवार मंगलवार, कौन सा दिन होगा जहां पर ये विधेयक मैं लाना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री पकड़ेगा स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को जहां विधेयक लाया जाना है, क्योंकि विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री स्पीकर को बुलाएगा, स्पीकर लोकसभा के प्रशासनिक अधिकारी को बुलाएगा या राज्यसभा के महासचिव को बुलाएगा। उसके पास पूरा रजिस्टर होता है, उसका पास टाइम टेबल होता है सदन का कि कौन सा दिन का प्रस्ताव आना है, कौन विधेयक कब आएगा, किस पे चर्चा कब होगी, ये सारा लेखा जोखा उस अधिकारी के पास होता है। तो वो अधिकारी जब बता देगा इस दिन को, यानी बुधवार को दोपहर में 2 बजे आप आइए और विधेयक को प्रस्तुत करिए। ये है विधेयक की वो जर्नी जो कि संसद में आने से पहले शुरू होती है। तो संसद का तरीका मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि पता चल गया कि भाई विधेयक प्रस्तुत होगा 10 अगस्त को, 10 अगस्त के पहले विधेयक की प्रिंटेड कॉपी सबको मिल जाती है।
प्रिंटेड कॉपी क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि पढ़ के आए सब, पढ़ के तो आए हैं। और जब विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद फिर विधेयक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है। विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा, गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि वो विधेयक बन जाएगा सदन की प्रॉपर्टी। आप कहोगे सर ये बताओ कि विधेयक पर अगर प्रस्तुतिकरण किया तो क्या विधेयक को रोका भी जा सकता है? क्या प्रस्तुत होने से रोका जा सकता है? हाँ। अब देखो कभी क्या हुआ था कि एक निजी विधेयक था, वक्फ बोर्ड अधिनियम। इसको खत्म करने की बात थी। यानी अगर कोई विधि, ये बिल नहीं है, ये एक्ट है। और एक्ट कब होता है? जब पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे तब एक्ट होता है। और बिल क्या होता है? विधेयक क्या होता है? विधि बनाने का प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव किया है तो विधेयक बन गया तो एक्ट। यानी प्रस्ताव क्या है? एक तरीके से दही है, और अधिनियम क्या है? छाछ है। बिगाड़ बिगाड़ के बन के हमने कुछ बना दिया उसका। इसलिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड अधिनियम को समाप्त करने के लिए ये बाकायदा बिल लाया गया और इससे इसका विरोध किया गया सदन में। आप कहोगे सर बिल सामान्यतः नहीं होता। देखो बच्चों, सामान्यतः जब कोई बिल लाया जाता है पहले वाचन में, पहले वाचन की बात कर रहा हूं भाई, पहले वाचन में न मतदान होता है न इसको रोका जाता है। लेकिन अगर कभी विवाद हुआ तो रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिल पर अगर कोई विवाद है कि संघ का है कि राज्य का है, या ये विवाद पॉलिटिकल तो नहीं है, तो कई बार ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं। और जब ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो स्पीकर या सभापति संसद से पूछेगा कि हाँ भाई बताओ कितने लोग फेवर में हो कि बिल पेश किया जाए, कितने लोग अपोजिशन में हो, तो वोटिंग होगी और उसी के हिसाब से बाकायदा स्पीकर या सभापति के द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। तब स्पीकर सभापति ये डिसीजन करता है। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, पहला वाचन प्रथम वाचन। और पहला वाचन बड़ा सिंपल है, इसमें सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा का मतलब है कि केवल जो सदस्य खड़ा होगा वो बता देगा कि विधेयक का पर्पज क्या है, विधेयक की प्रस्तावना। भाई हर विधेयक में प्रस्तावना तो लिखा जाता है बच्चों, वे विधेयक से हम क्या करना चाहते हैं, पर्पज क्या है, ये पहला चरण है। विधेयक का सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है सेकंड, द्वितीय वाचन। अब जरा हम देखें द्वितीय वाचन में क्या होता है बच्चों। सेकंड रीडिंग। जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है विधेयक का, वो तो द्वितीय वाचन। अब अच्छा, द्वितीय वाचन का मतलब क्या है? देखो किस कई स्टेज है। इसका पहला स्टेज है कमेटी स्टेज, संसदीय समिति का गठन। कमेटी स्टेज। दूसरा, इसका दूसरा चरण कौन सा है बच्चों? ये है रिपोर्टिंग स्टेज, यानी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। और तीसरा, विधेयक पर चर्चा। स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। ये तीन स्टेज होते हैं। तो आप देखोगे द्वितीय वाचन में मेनली तीन स्टेज होते हैं। और तीन स्टेज का मतलब है कि इसमें पहला कमेटी स्टेज है कि संसदीय समिति को सौंप दिया जाए।
दूसरा रिपोर्टिंग स्टेज है, और तीसरा स्टेज ऑफ कंसिडरेशन चर्चा का स्टेज है, परिचर्चा स्टेज है। अगर तीनों की बात करें तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जब हम कोई विधेयक बनाते हैं तो यही तो चर्चा है। इसलिए संसदीय समिति, अब कहोगे सर संसदीय समिति क्या है, संसदीय समिति क्यों बनाई जाए? तो बच्चों अब संसदीय समिति क्यों बनाई जाती है, क्योंकि याद रखो कई बार ऐसा होता नहीं, जब क्लास बड़ी हो जाती है तो उसमें चर्चा करने में कठिनाई होती है। अब पता चला 2 घंटे क्लास है, उसमें सारे बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, तो फिर सारे बच्चों को परमिशन नहीं दे सकता, यानी ये बड़ी कठिनाई है। देखो संसदीय समिति की जरूरत क्यों पड़ती है, और संसदीय समिति है क्या? बच्चों संसदीय समितियां संसद के आंख और कान है। अब जरा सोच के देखो, अब ये तो बड़ा हमेशा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? कई लोग कहते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दिल है, लेकिन ईयर एंड आइज, अगर सोच के देखो, बिना ईयर आइज के हम दिल तक भी कैसे पहुंचेंगे? इसलिए अब कोई पर्सन डीफ हो जाए, डम्ब हो जाए, और जो सही मायने में जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, लिख ही नहीं पाता। इसलिए अगर आप याद रखो संसदीय समितियां हटा दी जाए तो संसद बहरी और गूंगी हो जाएगी। बहरा का मतलब है जो सुन न पाए, और गूंगा मतलब है जो बोल न पाए। तो मानव जरा सोच के देख लो, कोई व्यक्ति सुन न पाए, बोल न पाए, तो क्या काम कर पाएगा? इसलिए कहा जाता है संसदीय समितियां हैं क्या, और संसदीय समिति गठन किया क्यों गया? तो अगर सेकेंड स्टेज की बात करना है तो देख तो लें कि आखिर में संसदीय समितियां क्या है, और फिर ये तीनों स्टेज समझने के पहले ये तो हम देख लें कि आखिर में पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या, करती क्या है, क्यों बनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे देख लो आप, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? क्या है? तो पहला संसद का लघु रूप है, माइक्रोकॉस्म ऑफ पार्लियामेंट, छोटा रूप। ये छोटा रूप का मतलब है संसद के हर दल का रिप्रेजेंटेशन, सदन के हर दल का रिप्रेजेंटेशन। संसद के प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व समिति में होता है। हाँ, संख्या के अनुपात में बराबर से नहीं होगा, यानी जिसका संसद में ज़्यादा संख्या होगी, लोकसभा में ज़्यादा संख्या होगी, वो लोग संसदीय समिति में भी ज़्यादा आएगा। यानी संसदीय समितियां किससे मिलकर बनती हैं? अरे दोस्तों, संसद सांसदों से मिलकर बनती है। इसमें कौन होता है? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, वो निर्दलीय हो, दल का हो, मनोनीत हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, सांसदों से मिलकर बनती है। संसदीय समिति में कौन लिया जाएगा? प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन अगर किसी की बहुमत है लोकसभा में तो उसके ज़्यादा मेंबर होंगे, यानी हर दल का मेंबर होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप में कांग्रेस का मेंबर कब होगा? क्योंकि कांग्रेस की संख्या लोकसभा में कम है, बीजेपी की संख्या लोकसभा में ज़्यादा है। और फिर संसदीय समिति का मतलब क्या है? ये संसदीय समितियां अगर सदन का अलग रूप है, सदन के प्रत्येक दल का रिप्रेजेंटेशन है, सांसदों से मिलकर बनती है, ये अपना रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय को देती है। तो सवाल है फिर करती क्या है संसदीय समितियां? इसलिए देखोगे बिना संसदीय समिति के संसद चल ही नहीं पाती। करती क्या है संसदीय समितियां? संसदीय समितियां करती क्या है? अब जरा सच देखो, तो संसदीय समितियां क्या करती हैं बच्चों? पहला, सदन को विशेषज्ञता देती हैं, दे आर गिविंग स्पेशलाइजेशन टू हाउस। संसदीय समितियां क्या करती हैं? ये सदन को विशेषज्ञता देती हैं, सदन को स्थायित्व देती है, परमानेंसी देती है।
ये संसदीय समितियां सदन का काम हल्का करती हैं, कार्य को आसान बनाती हैं, यानी दे मेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसके बाद ये समितियां क्या करती हैं? ये समितियां बाकायदा विशेषज्ञता करती है और दलीय विभाजन को दूर करती है, दलीय विभाजन को दूर करती है। कैसे करती हैं बच्चों, ये भी याद दिला दें कि संसदीय समितियां अब सदन को विशेषज्ञता कैसे देती हैं। यानी जरा सोच के देख लो, संसदीय समितियां कैसे सदन को हेल्प करती हैं, कैसे सदन को हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल अब देखो, तो संसदीय समितियां क्या करती हैं? सदन को क्या करती हैं? स्पेशलाइजेशन देती हैं। अगर संसदीय समितियां ना हो अब कहो कैसे स्पेशलाइजेशन? तो देखो, अगर मान लो किसी कोई विधेयक आया, अगर सोच के बाद देखो बच्चों, अब कोई विधेयक आया, अब किसी विधेयक पर विचार करना है तो संसद के पास टाइम ही नहीं है। अरे मेरे बच्चों, लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है 11 बजे प्रश्नकाल, 12 बजे शून्यकाल और 1 से 2 छोले भटूरे कॉल, लंच टाइम 2 से 6, उसके बाद क्या होगा? 2 से 6 सामान्य काम। अब इतने छोटे समय में इन्हें कहाँ समय मिलेगा कि अब इसी 4 घंटे में और एक सदन में कम से कम 10-10 विधेयक आते हैं। यानी जब सदन का सत्र चलता है तो 3-4 घंटे के में सदन का सत्र होता है लगभग 1 महीने का। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसमें जूता चप्पल चल गया तो वो और छुट्टी हो गई। अरे सदन क्लासरूम की तरह थोड़ी चलती है। इसलिए बच्चों, कुल मिला के जो सदन चल पाता है, अब मान लो 30 दिन की बैठक है तो 20 दिन चला और 20 दिन में 10 विधेयक है। एक विधेयक पर सदन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाएगी। और विधेयक आप समझ रहे हो, विधेयक का मतलब होता है छोटी मोटी किताब। कभी गूगल जाके देखना, जो संसद ने लॉ पारित कर दिया है उसके जरा प्रोविजन अब देखना, क्लॉज क्लॉज क्लॉज, तब आपको लगेगा यार ये तो इतना भारी भरकम तो विधेयक है। इसीलिए एक विधेयक का मतलब एक छोटी मोटी किताब होती है। अब एक किताब को 2 घंटे में कैसे पढ़ जाओगे भैया? और किताब तो स्टोरी वाली है नहीं, कोई हैरी पॉटर वाली किताब तो है नहीं, अरे लॉ किताब है। अब एक ही जहां शब्दों का महत्व है, फुल स्टॉप कॉमा का महत्व है। इसीलिए मेरे बच्चों, ये दलीय विभाजन को दूर करती हैं, कार्य को आसान बनाती हैं। ये क्या करती हैं? संसदीय समितियां क्या करेंगी? अब कोई सांसद है जो उस विषय का विशेषज्ञ है, जो इस विषय का विशेषज्ञ है, तो उसको बुला सकती है। और मेरे बच्चों, और संसदीय समितियां दौरा करती हैं, संसदीय समितियां दौरा करती रहती हैं। यानी अगर कोई मान लो कि कोई विधेयक देखना है, स्विट्जरलैंड जाएंगी, यानी सांसद बकायदे जाते हैं और उसके साथ अधिकारी भी खूब मौजे मौजा करते हैं बच्चों। इसलिए आपको क्या लगता है, संसदीय समितियों के बहाने हमारे सांसद पूरी दुनिया घूम लेते हैं। और सरकार का जहाज होता है, होटल फ्री में होता है। अब मान लो कोई कृषि विधेयक पे कोई समिति देखनी है तो स्विट्जरलैंड संसदीय समिति जाएगी। कृषि विधेयक पे बातचीत करनी है तो कृषि वैज्ञानिक को बुला लेगी। और क्योंकि संसदीय समितियों को कोई टाइम बाउंड तो है नहीं, कोई टाइम बाउंड तो नहीं है कि भाई इसी 10 दिन में विधेयक को पारित कर देना है, विधेयक की पारित कर देना है। इसलिए मेरे बच्चों, ये आराम से काम करती हैं, ये आराम से काम करती है, रिपोर्ट बाकायदा बनाएंगी। और इसीलिए संसदीय समिति क्या करती है? बाकायदा भाई, अब देखो दिक्कत क्या है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कई बार दिक्कत ऐसी होती है कि अब हर आदमी बोल रहा है, और पार्लियामेंट में जानते हो पार्टी सब होती है। अब विपक्ष को हर बात पे आलोचना करनी है सरकार की, सरकार की आलोचना करेगा ही करेगा। अब राहुल भैया सरकार के खिलाफ न बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई राहुल भैया सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन को वोट देगा? लेकिन संसदीय समिति में सब लोग संसदीय समिति के मेंबर हो जाते हैं। और आजकल आप याद रखो,
अब क्योंकि संसद की समिति का संसदीय कार्य का लाइव टेलीकास्ट होते हैं, संसदीय समितियां गोपनीय रूप में काम करती हैं। संसदीय समितियां बड़े ही गोपनीय तरीके से काम करती हैं, इसलिए बड़े प्रभावी तौर पर काम करती हैं और ये हमेशा साल भर काम करती रहती हैं। इसलिए विधेयक पर बाकायदा विचार करती हैं और संसदीय समिति न हो तो विधेयक पे बात ही ना हो पाए। लेकिन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसदीय समिति कौन सी हो सकती है? किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसदीय समिति कैसी हो सकती है? प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी। और दूसरा संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी। यानी किसी विधेयक पर विचार करने के लिए दो प्रकार की कमेटी बन सकती है। पहला प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी, दूसरा ज्वाइंट कमेटी। और बच्चों, संयुक्त समिति। अब संयुक्त समिति का मतलब क्या है कि जिस समिति में दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं वो संयुक्त है। और प्रवर क्या है? प्रवर वो समिति है जिसमें केवल एक सदन के सदस्य शामिल होते हैं। एक सदन का मतलब होता है अगर ये समिति लोकसभा में है तो केवल लोकसभा के मेंबर शामिल होंगे, सिलेक्ट। और ये समिति अगर दोनों के बनती है तो दोनों समिति के सदस्य शामिल होंगे। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है? कभी सेलेक्ट, कभी ज्वाइंट, रीजन क्या है? तो मेरे बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं, अगर विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में ही अब विवाद हो गया तो क्या होगा? उस विधेयक पर संयुक्त कमेटी बनेगी, क्योंकि भाई वो विधेयक राज्यसभा में जाएगा। तो मेरे बच्चों, दो बार, अब ये नहीं कि विधेयक पहले एक बार समिति लोकसभा में बनाई फिर एक बार समिति राज्यसभा में बनाई तो पता चला कि फिर तो हम विधि बना चुके, फिर तो विधि बनी नहीं पाएगी। पता चला बच्चों कि हम विधि बनाने में 6 महीने राज्यसभा लिया, 6 महीने लोकसभा लिया। इसका मतलब है कि जब विधेयक में लोकसभा में ही प्रॉब्लम आ गई तब क्या होगा? तब संयुक्त समिति बनेगी। लेकिन लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया और विधेयक कहां चला गया? राज्यसभा में। तो दूसरे समिति में भाई लोकसभा ने प्रॉब्लम की नहीं, आपत्ति केवल राज्यसभा को है। उस कंडीशन में संसदीय समिति केवल एक सदस्यों से मिलकर बनेगी। उसमें संसदीय समिति केवल एक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसलिए याद रखना बच्चों, प्रवर समिति बन सकती है, संयुक्त भी बन सकती है। और समिति बनेगी, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट देगी, उसे विचार होगा। अब सवाल है, एक और ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। इसलिए आप देखोगे कि जब कहा जाता है कि द्वितीय चरण का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए द्वितीय चरण में क्या होता है? संसदीय समिति का गठन। अब संसदीय समिति रिपोर्ट करेगी। अच्छा, इस बीच एक और काम कर सकते हैं। संसदीय समिति रिपोर्ट करे तब तक हम क्या करेंगे? विधेयक को जनता की राय जानने के लिए आगे भेज दिया जाए। यह भी तुम कर सकते हैं कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिए भेज दिया जाए और जब तक संसदीय समिति अपना रिपोर्ट देगी तब तक तो बाकायदा विधेयक पे हम बातचीत कर लेंगे। तो ये भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये सारे ऑप्शन स्पीकर के पास हैं। स्पीकर को स्वाभाविक रूप में अभी ऑप्शन स्पीकर के पास है कि स्पीकर आम जनता की राय के लिए भेजे कि न भेजे। तो आप कहोगे सर आम जनता कैसे अपनी राय देती है? आम जनता अपनी राय कैसे देगी? भाई स्पीकर पेपर में निकलवा देगा इस संसदीय समिति ने आम जनता से राय मांगी है, और आम जनता अपनी राय लिख के, ईमेल, व्हाट्सएप जैसे भी होगा वो देगी। और जब आम जनता की राय मिल जाती है और जब संसदीय समिति की रिपोर्ट मिल जाती है तब उस पर व्यापक बहस शुरू होती है। और वो बहस कैसे होती है
कैसे उस पर चर्चा होती है, तब उसके बाद एज ऑफ कंसिडरेशन आता है। और बहस कैसे होती है, चर्चा कैसे होती है, इस पर आने से पहले बच्चों ये हम कल विचार करेंगे। अभी आप सवाल पूछ लो कि आखिर में जितनी बात अभी हमने बताई उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बाकी बात आप कल बता देंगे। बताओ बच्चों। किसी ने कहा लिखवा दीजिए। अरे रीमा चिंता मत करो, अब इतनी बात बेसिक बातें ही सब लिखते रहो साथ में, जब मैं बोल रहा हूं तो लिख लो साथ में। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? अरे मेरे बच्चे आगे आपको बता देंगे। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन नहीं होता, लोकसभा स्पीकर का चयन होता है। शब्दों पर ध्यान देना, पीटी बड़ा जरूरी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा चोजन, चॉइस होता है उसका। आप याद रखो, जब पहली बार लोकसभा आती है तो संविधान में क्या लिखा गया है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का है। अब लेकिन राष्ट्रपति अब जो द्रौपदी मुर्मू महोदय पता चला कि 550 लोगों को कैसे शपथ दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति एक सांसद को शपथ दिला देती है। उसी को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब है स्पीकर फॉर टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए स्पीकर। और वही प्रोटेम स्पीकर बाकी सांसदों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम लैटिन शब्द है, संविधान में लिखा गया, लोकसभा नियमों में है। और जब सारे सांसद शपथ ले लेते हैं तब सांसद अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य का स्पीकर के लिए चयन करते हैं। तो ये स्पीकर का तरीका है। और अभी आगे हमको बता देंगे सत्र कैसा होता है, स्थगन क्या है, सत्रावसान क्या है, ये बेसिक फैक्ट भी आगे आपको बता देंगे। किसी बच्चे ने पूछा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकारी कैसे है? अरे मेरे अम्बुज देखो, अरे भाई सीधी सी बात है, सत्ता में ज्यादा लोग रहे। देखो लोकतंत्र का मतलब क्या? सभी का शासन, सभी का ना हो बहुमत का शासन। अरे बहुमत का ना हो, सत्ता की साझेदारी का मतलब ऐसी सरकार बने जिसमें तमिलनाडु, बंगाल, बिहार सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, सब जाति सब धर्म हो, यही तो साझेदारी है। ये हमेशा अच्छा होता है। किसी बच्चे ने पूछा निजी सदस्य विधायक क्या है? अरे मेरे बच्चों विधेयक है, विधेयक है, विधायक नहीं है। निजी सदस्य विधायक कुछ भी नहीं होता। अब किसी बच्चे ने तृतीय वाचन में क्या है? अरे मेरे पुत्र इतना आगे मत बढ़ो, अभी तो द्वितीय वाचन खत्म कर लें, तो अभी मेंस चल रहा है, तृतीय वाचन इंटरव्यू है, पहले तो मेंस आ जाए। सर किसी के सर राज्य व्यवस्था के मेंबर का कार्यकाल 6 साल होता है, तो सभा और 5 साल हो तो राज्यसभा के मेंबर। अरे मेरे तो सवाल तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चों। अरे सीधी सी बात है, राज्यसभा मेंबर कार्यकाल 6 साल है। अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो जो दूसरा उसके स्थान पर आएगा वो केवल शेष कार्यकाल के लिए ही होगा। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्या है? अरे मेरे बच्चों जैसे जीने के लिए हवा की जरूरत है, वैसे लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता है। शरीर दिल के लिए धड़कन की जरूरत है, तो लोकतंत्र में अधिकार आवश्यक है। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार नहीं होगा तो अरे भाई हमने जब शासन हमारा है तो हमें तो कुछ मिलना चाहिए बच्चों। कमाल की बात है यार। लोकतंत्र में अधिकार ना होने का मतलब शादी में गए बिना खाने लौटा दिया किसी ने। समिति फिर से समझा दीजिए। अरे मेरे बच्चों, अरे समिति अब बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। जैसे तो हॉस्टल में, कभी यूनिवर्सिटी में बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में बड़ी सारी कमेटी बनाते हैं। अब खेल की स्पोर्ट्स की अलग कमेटी बना दिया, मेस की अलग कमेटी बना दिया। भाई कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि सब हॉस्टल के बच्चे, अब पता चला कि मेस में खाना बनवाना है तो अब हम 1000 बच्चों से नहीं पूछ सकते, तो 10 मेंबर कमेटी बना दी क्या खाना बनना है। तो वैसे संसद कमेटी होती है। अब संसद के सामने जो भी काम होते हैं उनको आसानी से किया जा सके उसे इसका छोटा सा रूप बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं बच्चों, यही बात है। प्रवर समिति बता दीजिए। अरे प्रवर का मतलब होता है मेरे बच्चों इसमें केवल एक सदन के सदस्य हों। अब लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, केवल एक के होंगे, प्रवर होगी। किसी बच्चे ने पूछा है पर ये क्या है यार? प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक किसी के। अरे मेरे बच्चों, अरे प्रस्तुतिकरण का मतलब विधेयक को सदन में लाना। प्रस्तुतिकरण क्या है? अरे विधेयक का सदन के अंदर आना, कुंडी खोल देना। सदन कुंडी खुल गई, विधेयक अंदर आ गया। यानी जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं और वैसे विधेयक संसद में आ जाता है, यही है प्रस्तुतिकरण। इसने स्टेट पीसेस में पॉलिटी में डिफरेंस। अरे मेरे बच्चों पहले पढ़ लो अच्छे से, क्या स्टेट पीसेस क्या, पहले पढ़ तो लो, अपने आप सब
क्वेश्चन आपको बता देंगे। संसदीय समिति के कार्य क्या है, तो ये आप देखो संसदीय समिति के कार्य पे सामने लिखा हुआ है। संसदीय समिति का काम क्या है? सदन काम को आसान बनाना, सदन को सहायता देना। ये संसदीय समिति क्या है? जैसे किसी बूढ़े आदमी के लिए व्हील चेयर की आवश्यकता होती है बच्चों, जैसे किसी बूढ़े आदमी के लिए व्हील चेयर की आवश्यकता होती है, वैसे संसदीय समिति क्या करती है? सदन के काम को आसान बना देती है। संसदीय समिति सदन के काम को स्थायी देती है, आपके सामने लिखा भी है। इसलिए मेरे बच्चों, जब क्लास करते समय चोंच मचोच मिलाते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, तो मेरी बात कैसे सुनाई देगी? और इस क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो रवांडा बुरुंडी होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं? किसी बच्चे ने कहा संसदीय समिति समझा दो, तो अब किसी बच्चे को पता, अरे मेरे बच्चों पर पढ़ लो, मैं कहाँ से पढ़ाई किया हूँ, मेरी शादी हुई है कि नहीं शादी हुई है, मेरा कितने बच्चे हैं, ये जानकर क्या करोगे? अब यही मेरे बच्चों का बावरापन है। अब पढ़ो लिखो यार, तुम लोग आगे बढ़ो। अब बताओ, अब हमसे पढ़ के भी अगर नहीं आगे बढ़ पाए तो मेरी भी तो बदनामी होगी बच्चों। लोग कहेंगे किससे पढ़े हो? तो जरा सोच के देखो, आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपके साथ परिवार का भी नाम आगे बढ़ता है, टीचर का भी नाम आगे बढ़ता है, और आप फिसड्डी हो गए, लोग कहेंगे ओ, फिर तो किसी बच्चे बख बोर्ड अधिनियम क्या है? अरे निकिता, बख बोर्ड अधिनियम बहुत चिंता की बात नहीं है। ये मुस्लिम जो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, उसी को वक्फ बोर्ड अधिनियम कहते हैं। अब किसी बच्चे क्या रिजर्वेशन को दूर करना सही है? अरे ऐसी बावरेपन की बात मत करो मेरे बच्चों, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। रिजर्वेशन दूर क्यों करोगे भाई? अरे गरीब का कल्याण, अब तुम कहोगे हम संविधान से कल्याणकारी राज्य दूर कर दें। और किसी बच्चे ने कहा है कि समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अरे भाई, समिति का अध्यक्ष कौन होता है ये बाकायदा निर्धारित होता है, सदस्य तय करते हैं और स्पीकर उसको मनोनीत करता है। महुआ मोइत्रा केस क्या है? हाँ, महुआ मोइत्रा केस अभी बताना बाकी है मेरे बच्चों। महुआ मोइत्रा कैसे बाहर है, इसका केस बताना है आपको भी। किसी बच्चे ने पूछा परिसीमन क्या है? परिसीमन का मतलब मेरे बच्चे, जिस लोकसभा क्षेत्र में तुम हो उस लोकसभा क्षेत्र की बाउंड्री क्या है, यही है परिसीमन है। क्या एक नेता और परिवार के लोग सारे फैसले करते हैं? अरे बच्चे धीरे धीरे, अब देखो इसे बच्चे को आर्टिकल कैसे याद करें? आर्टिकल याद मत करो, उसके पीछे कहानी याद करो, चीज़ों को स्टोरी जैसा समझो, अपने आप याद हो जाएगा। पहले पढ़ना सीखो अच्छे से, विचार आर्टिकल पहले मत जाओ, पहले विचार रखो, आइडिया रखो, अपने आप समझ जाओगी। स्पीकर कौन चुनता है? अरे मेरे बच्चों, सांसद, सदन के सदस्य स्पीकर को चुनते हैं। आजकल तो नेता का बेटा ही नेता बनता है, कैसा? अरे ऐसा नहीं अल्ताफ, ऐसी चिंता मत करो यार, बहुत सारे लोग हैं जो नेता के बेटे नहीं हैं। दो चार लोग हैं बन गए, लेकिन तब भी जनता ही चुन रही बच्चों। अब ऐसा नहीं नेता का बेटा खुद चुनाव जनता ही। अब किसी बच्चे ने कहा निजी विधेयक क्या है? अरे मेरे बच्चों, ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है वो विधेयक लेकर आए तो निजी विधेयक है। पीएम और सीजीआई में कौन सीनियर है? अरे मेरे बच्चों, पीएम सीनियर है। जल्दी ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, बस अब तुम लोग आपस में यही बातचीत करते रहते हो मेरे बच्चों, इसलिए ऑफलाइन क्लास में आओगे, मैं नाम देख देख के जो आपस में बातचीत करेंगे उनको नाम देख देख के मैं कुटाई करूंगा खोपचे में लेके। हाँ, आंसर राइटिंग करवा दूंगा। अरे भाई पहले, अरे संसद एक टॉपिक खत्म तो हो जाने दो मेरे बच्चों। कि क्या लिखा है ऊपर? लिखा है क्या एक राष्ट्र को? ऑफलाइन क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। महुआ मोइत्रा केस भी बता देंगे बच्चों। सर स्पीकर उपराष्ट्रपति कैसे कैसे संचालन करते हैं सदन का, अभी स्पीकर पर आएंगे और आएंगे, अभी तो आगे बढ़ने दो, सब आएंगे मेरे। यदि आपको एक राष्ट्र के लिए नया संविधान बनाए, उसके लिए क्या नए उपाय करोगे? अरे मेरे दोस्तों, हमारा संविधान बेस्ट है, उसमें कुछ कुछ नई चीज़ें हो सकती है कि मान लो अधिकार थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा, कल्याणकारी राज्य का प्रावधान थोड़ा कर दूंगा, एक साथ एक चुनाव की बात कर दूंगा। यानी इसको इस उत्तर कैसे लिखोगे? जो वेंकटचलैया कमीशन और जो वेंकटचलैया कमीशन रिकमेंडेशन दिया है, स्पीकर का पद थोड़ा निष्पक्ष हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है बच्चों, संविधान बनाना ही नहीं, आम जनता के विचार को भी ठीक करना। किसी वजह हमको विधायक बनना, अरे पढ़ लो, विधायक बनोगे तो ही पढ़ाई काम आएगी। देखो राहुल भैया ने अच्छी से पढ़ाई नहीं की है, वो अच्छे से बोल नहीं पाते। इसलिए पहला जो काम कर रहे हो वो मन से करो, उसके बाद जो काम करना बाद में देखना। मेरे बच्चों, या तो कोई काम करो मत, या करो तो बिल्कुल दिल लगा कर करो।
सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो नहीं हटा सकती, हाँ नहीं हटा सकती, कारण आप बताएंगे आगे आपको। ठीक है बच्चों, आज लगता है इतना ही है। तो अरे खोपचा का मतलब पूछना मत, मेरे पास आना, मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। किसी रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के सबसे कम उम्र के विधायक है। अच्छा, मुझे नहीं पता था यार सबसे कम उम्र के विधायक है, तुमने अच्छी बात बता दी मुझे। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम्पल, अब तुम्हारा एग्जाम्पल मैं दूंगा। अरे मैंने कितनी बार बुक बताई है यार, मेरी बुक है, पढ़ लेना। लेकिन बच्चे शरारत करते हैं, किसी का वित्त विधेयक क्या है, अरे सब बता देंगे प्रभु, आने तो आगे तो आने दो। इनका बिल एक्ट लॉ में क्या अंतर है? अरे बिल मतलब है लॉ का, जो एक्ट है वो बच्चा है, जो बिल है वो बच्चा है, एक्ट है वो प्रौढ़ है। यानी बिल का ही जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरा मोटा ताजा बन जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तब बिल क्या बन जाता है? एक्ट। और उसी एक्ट को कहते हैं लॉ। ठीक है बच्चों।